वंदे मातरम साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विजू चौधरी डिफेंस जर्नी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आपने अभी तक हमारे डिफेंस जर्नी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से इस यूट्यूब चैनल को है जो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही आने वाले बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि जो भी हमारा नेक्स्ट वीडियो आने वाला है उसका जो नोटिफिकेशन है वो तुरंत आप लोगों के पास है वो पहुँचता रहेगा। तो जैसा आप लोगों ने पहले वाले 2 सेशंस के अंदर देखा होगा कि अपने हैं जो पॉलिटी के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों पर जो डिस्कस कर रहे थे, तो आज उसी सेशन को कंटिन्यू करते हुए अपने हैं जो इसका तीसरा पार्ट है जो आप सभी के लिए है मैं लेकर आया हूं। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस अपने हैं जो सीडीएस एग्ज़ाम के लिए प्लस अपने एफकेट एग्ज़ाम के लिए और अभी अपना जो सीएपीएफ का जो एग्ज़ाम होने वाला है उस एग्ज़ाम के लिए है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसका जो पहला पार्ट है और जो सेकंड पार्ट है इसका जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इसके लिए अलग से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। सीडीएस एफकेट मॉक टेस्ट के नाम से अलग से एक प्लेलिस्ट है जो बनी हुई है। आप उस प्लेलिस्ट के अंदर जाकर है जो इन दोनों मॉक टेस्ट को देख सकते हैं और इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे है वो मिल जाएगी। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है जो आपकी स्क्रीन पे आ गया है। पहला प्रश्न कहता है कि राज्य संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग यानी कि जेएसपीएससी का गठन है वो किसके द्वारा है जो किया जाता है। ऑप्शंस दे रखे हैं। राज्यसभा में इस संबंध में एक प्रस्ताव है जो पारित करके है जो जेएसपीसी का गठन किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है कि संबंधित राज्यों के राज्यपाल जो होते हैं उनके द्वारा संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के है जो गठन करके और उसके संबंध में जो राष्ट्रपति से मंजूरी ली जाती है। ऑप्शन नंबर सी कहता है कि संबंधित राज्यों में से प्रत्येक के विधानमंडल द्वारा इस संबंध के अंदर जो एक प्रस्ताव है जो पारित किया जाता है और उसके बाद के अंदर है जो इस आयोग का है जो गठन किया जाता है। और ऑप्शन नंबर डी क्या कहता है कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा संबंधित राज्यों के राज्यपाल है जो होते हैं उनके द्वारा एक अनुरोध को है जो मंजूरी देकर इस गठन का आयोग है इस आयोग का है जो गठन है वो किया जाता है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर अपना सही हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो एक आर्टिकल है, अगर आपको उस आर्टिकल के बारे में पता नहीं है तो आप इस आर्टिकल को नोट कर सकते हैं। वैसे आपको पीडीएफ के अंदर सारा है जो डेटा है वो लिखा हुआ मिल जाएगा। एक आर्टिकल है, आर्टिकल कौन सा है वो आर्टिकल है वो 315। आर्टिकल 315 के अंदर क्या दे रखा है कि अगर आपको कोई भी एक गठन बनाना है या फिर कोई भी आपको एक है जो क्या करना है, एक पब्लिक सर्विस कमीशन है जो बनाना है जिसको मैं पीएससी यहाँ पर लिखूँ तो पब्लिक सर्विस कमीशन बनाना है। चाहे आप किसी के लिए बना रहे हो, चाहे आप है जो यूनियन के लिए बना रहे हो, चाहे आप है जो किसी स्टेट के लिए बना रहे हो, तो ये जो आर्टिकल है वो कौन से आर्टिकल के अंदर है जो ये दिया हुआ है, ये आर्टिकल है जो 315 के अंदर है जो दिया हुआ है। अब आर्टिकल के अंदर 315 के अंदर ये दे दिया कि अगर आपको कोई भी एक गठन बनाना है तो आप 315 के तहत जो अपना गठन है वो बना सकते हो। अब देख तो अगर किसी राज्य के लिए अपने को बनाना है तो राज्य के जो विधानमंडल होते हैं इसमें है जो क्या होता है, इस संबंध के अंदर आपको एक प्रस्ताव है वो पारित करना पड़ेगा और उसी के बाद में क्या कर सकते हैं आप है जो एक आयोग का या फिर एक गठन का है जो निर्माण है वो कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी है जो हो जाएगा। अब आपने कोई भी एक है जो आयोग बना लिया, एक आपने कमीशन बना लिया, चाहे आपने एक जो गठन बना लिया, चाहे बात करते हैं अपने इसे पीएससी के बारे में कि जो पीएससी होती है इसके जो इसका गठन तो कर लिया आपने। अब इसका गठन करने के बाद इसके अंदर है जो इसका चेयरमैन होगा, इसके जो मेंबर्स होंगे वो भी तो इसके अंदर है जो नियुक्त किए जाते हैं, वो है जो उनकी अपॉइंटमेंट किसके द्वारा की जाती है। तो पीएससी के अंदर जो इसका चेयरमैन होता है और जो इसके अंदर है जो मेंबर्स होते हैं उन मेंबर्स का है जो अपॉइंटमेंट है वो किसके द्वारा किया जाता है। इन दोनों का जो अपॉइंटमेंट है ये है जो प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। ये डायरेक्ट है जो प्रेसिडेंट के द्वारा है जो अपॉइंटमेंट किए जाते हैं। अब प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंटमेंट किए जाते हैं तो याद ऐसा तो है नहीं कि परमानेंट यही लोग है जो रहेंगे, इनका कुछ कार्यकाल भी होता है। इनका जो पीरियड होता है वो क्या होता है, इनका जो पीरियड होता है वो 6 साल तक होता है। जैसे इनको 6 साल तक नियुक्त कर दिया या फिर इनकी जो एज है वो क्या यहाँ पर फिक्स कर दी गई, 62 साल यहाँ पर एज है इनकी फिक्स कर दी। जैसे इनका 6 साल का कार्यकाल अगर कंप्लीट हो जाता है या फिर किसी मेंबर का या फिर चेयरमैन का है जो 62 ईयर की एज कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद इस पद को छोड़ देंगे, इस पीएससी से क्या कर देंगे वो रिज़ाइन दे देंगे, त्यागपत्र दे देंगे और उसके लिए एक नए व्यक्ति को है जो अपॉइंटमेंट है वो प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पर्सन पे। सेकंड पर्सन देखो यहाँ पर क्या कहता है। सेकंड पर्सन के अंदर आपको कुछ यहाँ पर है जो आर्टिकल्स दे रखे हैं। आपको देखो ये जो दे रखे हैं अनुच्छेद दे रखे हैं या फिर 52वां संविधान संशोधन अधिनियम, पहला संविधान संशोधन है जो अधिनियम, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम या फिर 74वां। अब देखो यहाँ पर आपको इनको क्या करना है, इससे मतलब मिलाना, इनको कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से क्या करना है मिलान करना है। अब देखो यहाँ पर आप लोगों को अच्छे तरीके से सिर्फ अगर 2 बात याद हैं। एक तो आपको पता होना चाहिए कि 73वां जो संशोधन हुआ था वो एक
74वां हुआ था तो वो, और एक जीएसटी वाला, आपकी जीएसटी के अंदर जब जीएसटी को ऐड किया गया था तो वो कौन सा अमेंडमेंट या फिर कौन सा संविधान संशोधन है वो किया गया था। अगर आपको 73वां पता है, 73वां किससे संबंधित था? 73वां था पंचायती राज से संबंधित। जो 73वां जो संविधान संशोधन था ये था किससे संबंधित था भाई? ये है जो पंचायती राज से संबंधित था। इसी के साथ ही 74वां जो संशोधन है जो हुआ था, अमेंडमेंट हुआ था, वो हुआ था किससे संबंधित? स्थानीय निकाय से। अब देखो यहाँ पर 73 और 74 वाला तो हो गया। अगर आपको एक और पता है कौन सा, जीएसटी वाला अगर आपको पता है तो आप इसके अंदर जीएसटी वैसे नहीं दे रखा है, यहाँ पर SC/ST के लिए दे रखा है, एक दल बदल दे रखा है। अगर आपको देखो यहाँ पर 2 है, आपको पता है, जैसे तीसरा और चौथा मेरे को पता था भी कौन से इसमें से बनेंगे, तो देखो तीसरे का अपना D दे रखा है और चौथे का C दे रखा है। तो तीसरे का D चौथे का C देखो कहाँ पे है। देखो एक तो यहाँ पर है जो तीसरे का D चौथे का C यहाँ पे दे रखा है, तीसरे का D चौथे का C यहाँ पे दे रखा है, तीसरे का D यहाँ पे चौथे का B, तो ये नहीं बनेगा, और तीसरे का B है चौथे का A है, ये यहाँ पर नहीं बनेगा। अब अपने पास 2 ऑप्शन बनती है, एक तो C ऑप्शन बच जाता है और ऑप्शन नंबर B बच जाता है। अब देखो यहाँ पर आपको बताना क्या है, अब यहाँ पर आपको देखना है कि जो 52वां संविधान संशोधन था ये कहाँ से संबंधित था? ये था आपका दल बदल से, यानी कि जो पार्टीज थी, पार्टीज़ के अंदर जो मेंबर थे वो दल बदल कर लेते थे, मतलब अपना है जो ग्रुप चेंज कर लेते थे, उससे संबंधित एक है जो नियम बनाया गया था वो 52वें संविधान संशोधन के अंतर्गत वो बनाया गया था। तो पहले का B कहाँ पे दे रखा है यार? C ऑप्शन में दे रखा है, तो सेकंड का A अपने आप ही बन जाएगा कि जो पहला संविधान अधिनियम या फिर जो संशोधन हुआ था वो SC/ST के लिए उन्नति के उनके लिए जो प्रावधान है वो जोड़ा गया था। तो आपका C ऑप्शन यहाँ पर है जो इसका सही आंसर है जो बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तीसरा प्रश्न देखो यहाँ पे, तीसरा क्वेश्चन है वो क्या कहता है? तीसरे क्वेश्चन के अंदर है जो क्या दे रखा है कि नए राज्य का जो गठन होता है इसकी जो प्रक्रिया के संबंध में आपको बताना है कि नए राज्य का गठन है वो किस प्रकार से किया जाता है। स्टेटमेंट पहला देखो यहाँ पे दे रखा है कि नया राज्य बनाने के लिए संसद है जो राज्य मंडल या फिर राज्य विधानमंडल के विचारों को स्वीकार करने के लिए जो बाध्य है। भारत में नए राज्य के गठन के लिए साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है, और नए राज्य के गठन के लिए विधेयक है जो संसद के किसी भी सदन के अंदर है जो पेश किया जा सकता है। तो आपको तीसरे के अंदर दे रखा है, तीसरे प्रश्न में ये पूछा कि अगर आपको एक नया राज्य बनाना है तो नए राज्य से संबंधित कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर सही होगी, ये अपने को यहाँ पर बतानी है। तो देखो भी तीसरे का कौन सा ऑप्शन बनेगा। यहाँ पर देखो अगर कोई भी अपने भारत के अंदर एक नया राज्य बनाया जाता है तो उसके लिए कम से कम अपने को साधारण बहुमत की आवश्यकता तो होती है, यानी कि दूसरा स्टेटमेंट तो यहाँ पर अपना जो क्या बनेगा, सही हो जाएगा। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर अपना सही बन जाएगा। यहाँ पर एक बात और भी होती है कि अगर अपने को नया राज्य बनाना है तो लोकसभा या फिर संसद के किसी भी सदन के अंदर कम से कम अपने को क्या करना होगा, एक विधेयक है वो संसद के सदन के अंदर है जो क्या किया जाता है, उसको पेश किया जाता है। अगर वो जो विधेयक है वो वहाँ से पारित हो जाता है तभी क्या होता है, एक नए राज्य का निर्माण है वो किया जाता है। तो दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पर है जो क्या हो जाएंगे, सही है जो हो जाएंगे। तो आपका यहाँ पर है जो ऑप्शन नंबर C देखो 2 और 3 दे रखा है, ये अपना यहाँ पर इसका सही आंसर है जो बन जाएगा। चौथा प्रश्न देखो यहाँ पर क्या दे रखा है। चौथा प्रश्न है जो दे रखा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट देखो दे रखा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 24 के अंदर 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक गतिविधियों पर है जो काम करने से वर्जित रखा गया है। दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 के द्वारा धार्मिक स्वतंत्रता पर है जो कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं। तीसरा क्या कहता है कि भारतीय संविधान के अंदर है जो भारत में धर्म के प्रचार की अनुमति देता है। अब आपको धर्म की स्वतंत्रता, आपके जो मौलिक कर्तव्य हैं वो आपको अगर यहाँ से याद है तो उससे संबंधित ये क्वेश्चन पूछा गया था। देखो आर्टिकल जो चॉइस है इसके अंदर क्या कहा गया है कि अगर आप 14 साल से, मतलब जो 14 साल से जो कम बच्चे हैं, 14 साल से कम आयु के जो बच्चे हैं उनको आप क्या कर सकते हैं, कारखाने जो हैं या फिर जो भी उद्योग हैं उनके अंदर है जो क्या कर सकते हैं, उनको मतलब श्रमिक के रूप में उनको है जो यूज़ नहीं कर सकते, उनका है जो उपयोग है वो नहीं किया जा सकता। मतलब साधारण सी बात, एक सिंपल सी लैंग्वेज के अंदर आपको पता होनी चाहिए कि आर्टिकल नंबर 24 में यह है कि जो कारखाने हैं उनके अंदर है जो 14 वर्ष से कम बच्चों को वहाँ पर है जो मतलब काम करने के लिए नहीं रखा जा सकता, ये बात यहाँ पे बोली है। लेकिन देखो 24 के अंदर तो ये बात इन्होंने बोल दी, और 24 के अंदर ये बात बोल रहा है कि आपको धार्मिक स्वतंत्रता के लिए कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं। आपको पता है कि हमारे भारत के अंदर धार्मिक स्वतंत्रता अपने को दी हुई है, इसके अंदर अपने को धार्मिक स्वतंत्रता के लिए अपने पास है जो कोई भी प्रतिबंध अपने पास है जो नहीं लगे हैं। अपने ऊपर अपने किसी भी धर्म को फॉलो कर सकते हैं, किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार अपने कर सकते हैं, ऐसा कहीं पर भी प्रतिबंध या फिर बैन नहीं लगा है कि आप अपने
एक धर्म का प्रचार नहीं कर सकते, या फिर एक धर्म को क्या कर सकते हैं, मतलब मानेंगे और उसी धर्म को आप छोड़ भी नहीं सकते। ऐसा कुछ भी प्रबंध इसके अंदर है जो नहीं किया गया है। और भारतीय संविधान में धर्म प्रचार की है जो अनुमति देता है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे स्टेटमेंट सही है, और तीसरा स्टेटमेंट सही है। ये आर्टिकल चॉइस नहीं है, ये आर्टिकल चॉइस के अंदर नहीं, 26 के अंदर है, लेकिन वहाँ पर कुछ प्रतिबंध नहीं लगाए गए हैं। मतलब धर्म की स्वतंत्रता अपने लोगों को है वो दी हुई है। तो अपना ऑप्शन नंबर कौन सा बन जाएगा, केवल आपका जो पहला स्टेटमेंट है और तीसरा स्टेटमेंट है, ये दोनों यहाँ पर है जो एकदम से सही है। आगे बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। देखो 5वां क्वेश्चन है वो क्या कहता है, आपको मिलान करना है कि जो सतर्कता आयोग है, जनगणना आयोग है, वित्त आयोग है और राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग है, इनका काम क्या है या फिर कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं, ये संबंधित आपको यहाँ पर है जो क्या करना है, इनको एक दूसरे से मिलान इनका है वो करना है। तो देखते हैं इसका सही आंसर है जो कौन सा हो जाएगा। देखो यहाँ पे इसका आंसर क्या बनेगा, जो आपका जो सतर्कता आयोग है, इसका जो क्या कार्य या फिर किसके अंतर्गत है जो आता है, इसका जो कार्य होता है वो क्या होता है, इसका क्या हो जाएगा कि जो सतर्कता जो आयोग है, इसका जो कार्य है वो सरकारी भ्रष्टाचार को क्या करना है, दूर करना है। अगर आपको एक हिंट भी यहाँ पर मिलता है तो आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो सकता है। जैसे यहाँ पर है जो ए का 4 बनता है, तो ए का 4 इसके अंदर भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसके अंदर भी नहीं है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हो जाएगा। अब देखो बी का यहाँ पर 3 दे रखा है, तो जनगणना आयोग है जो क्या है, ये जनगणना आयोग है जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। वित्त आयोग यहाँ पर सी का 2 दे रखा है, तो देखो यहाँ पर है जो केंद्र और राज्यों के बीच संसाधनों के बंटवारे और सहमति से संबंधित कौन सा आयोग हो जाएगा, आपका वित्त आयोग। और राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग है जो, ये आपका ऑप्शन नंबर ए बच गया। यहाँ पर स्टेटमेंट 1 कि सरकार द्वारा जारी जो आंकड़े होते हैं में जनता के विश्वास को बहाल करने के लिए निष्पक्ष डेटा के संग्रह को सुनिश्चित करने पर है जो जोर दिया जाता है, वो कौन सा आयोग है जो ये काम करता है, वो राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के द्वारा है जो ये काम है किया जाता है। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इसका बी ऑप्शन इसका सही आंसर है वो हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपना छठा प्रश्न। देखो यहाँ पे छठा प्रश्न है वो क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत में राष्ट्रीय पार्टी के संदर्भ में सही नहीं है। पहला स्टेटमेंट है कि प्रत्येक 6 साल में राष्ट्रीय पार्टी की स्थिति की समीक्षा की जाती है। नेशनल पीपुल्स पार्टी ऑफ मेघालय एक राष्ट्रीय पार्टी है। राष्ट्रीय पार्टी में अधिकतम 40 स्टार प्रचारक हो सकते हैं। राष्ट्रीय दलों को एक आरक्षित प्रतीक आवंटित है वो किया जाता है। देखो कोई भी पार्टी होती है उसको कोई ना कोई एक सिंबल तो दिया जाता है, कोई ना कोई एक सिंबल दिया जाता है, ये बात यहाँ पे सही है, ठीक है। बात करते हैं जैसे अपने बीजेपी है, अपने कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, या फिर कोई भी एक पॉलिटिकल पार्टी आप ले सकते हैं, उसके अंदर उनको एक प्रतीक आवंटित किया गया है, ठीक है, ये बात सही है। राष्ट्रीय पार्टी में अधिकतम 40, कोई ज़रूरी नहीं है 40 हो, कितने भी उसके अंदर स्टार प्रचारक हो सकते हैं उसके अंदर। नेशनल पीपुल्स पार्टी ऑफ मेघालय एक राष्ट्रीय पार्टी, ये बात भी सही है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में क्या दे रखा है, यहाँ पे ये क्या कहता है, दे रखा है कि प्रत्येक साल 6 साल में राष्ट्रीय पार्टी की स्थिति की समीक्षा की जाती है। ये बात यहाँ पे गलत है। यहाँ पे ये बात गलत क्योंकि 6 साल यहाँ पे फिक्स नहीं है, यहाँ पे 2 योजना होती है कि 2 टाइम्स, जैसे यहाँ पे 1 साल 5 + 5 यानी कि 2 योजना होती है, एक पहली योजना और दूसरी योजना। तो टोटल कितने साल हो गए, यहाँ पे 10 ईयर होते हैं। 6 साल यहाँ पर नहीं होते, 10 साल होते हैं, मतलब 2 इलेक्शंस, 5-5 साल का कार्यकाल होता है, तो 2 इलेक्शंस यहाँ पर है जो देखे जाते हैं। तो 10 साल का आपका पीछा हो गया, मतलब पीछे का बैकग्राउंड 10 साल का चेक किया जाता है। तो यहाँ पे 6 साल यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 साल होगा। तो यहाँ पे देखा है कि सही नहीं है, तो आपका कौन सा ऑप्शन बनेगा, ये ए ऑप्शन यहाँ पे इसका सही आंसर है जो हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 7 नंबर प्रश्न। देखो यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन से वो क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य चुनाव आयोग के द्वारा किया जाता है। मतदाता सूची को तैयार करना, ठीक है भाई, चुनाव आयोग के द्वारा ये काम किया जाता है। चुनाव आयोग है जो भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव का संचालन भी करता है, ठीक है भाई, ये बात भी करता है या फिर नहीं करता है। या फिर चुनाव के बाद संसद सदस्य को अयोग्य घोषित करना, इनमें से कौन सा काम मतलब चुनाव आयोग के द्वारा किया जाता है, इलेक्शन कमीशन के द्वारा किया जाता है। तो कौन सा काम है भी इसके इलेक्शन कमीशन के द्वारा किया जाता है। देखो यहाँ पे चुनाव जो आपकी मतदाता लिस्ट होती है, जो आपकी वोटर लिस्ट होती है, इसकी जारी, इसको कौन जारी करता है, इसको जारी भी कौन करता है, चुनाव आयोग है जो इसको जारी करता है, ठीक है भी, ये बात तो सही है क्योंकि चुनाव आयोग की सारी जिम्मेवारी होती है। चुनाव आयोग है जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव का संचालन करवाता है, ये बात भी सही है।
लेकिन चुनाव के बाद संसद सदस्य को अयोग्य घोषित करना, जैसे चुनाव हो गया, कोई भी मंत्री यहाँ पर अपने को लगता है कि ये फ्रॉड है, अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहा है, तो उसको या फिर उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो गया, फिर कुछ भी करके उसको अयोग्य घोषित करना, ये काम है जो चुनाव आयोग का नहीं है। ये काम है जो चुनाव आयोग का नहीं है। तो ऑप्शंस यानी कि आपकी स्टेटमेंट 1 और 2 ओनली सही है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? बी ऑप्शन इसका सही आंसर आपका बन जाएगा। 8 नंबर प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। 8 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति वितरण के प्रावधान है वो किस में दिए गए हैं? केंद्र और राज्यों के बीच केंद्र और शक्ति प्रावधान है वो कौन से के अंदर है जो दिए गए हैं? तो मार्लियामेंटो सुधार 909 के अंतर्गत है, या फिर मोंटेग-चेम्सफोर्ड 1919 के अंतर्गत, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, या फिर 1935। तो ये तो आपको पता होगा कि 1935 के अंतर्गत है वो दिया गया है। तो 8 नंबर प्रश्न का अपना है जो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 9 नंबर प्रश्न। देखो यहाँ पे 9वां प्रश्न है वो क्या कहता है? 9वें प्रश्न के अंदर दे रखा है कि प्रस्ताव और संकल्प के बारे में आपको कथनों पर विचार करना है कि सभी संकल्प हैं वो प्रस्तावों से निकलते हैं, ठीक है, लेकिन सभी प्रस्ताव है वो संकल्प से नहीं हो सकते। दूसरा स्टेटमेंट है कि संकल्प वे प्रस्ताव हैं जो किसी मुद्दे पर विचार विमर्श करने हेतु सभा के सदस्यों के द्वारा तुरंत दिए जाते हैं। और तीसरा स्टेटमेंट है कि संकल्प को मौखिक रूप में आगे रखा जा सकता है, जबकि एक प्रस्ताव को दर्ज किया जाता है और अभिलेखित है वो किया जाता है। तो आपको यहाँ पर है जो प्रस्ताव और आपके संकल्प से संबंधित ये है जो एक स्टेटमेंट पूछा, इसके अंदर आपको विचार विमर्श यहाँ पर है जो डिस्कस करके ऑप्शंस यहाँ पे आपको बताने हैं। तो देखो यहाँ पे क्या दे रखा है कि कौन से यहाँ पर आपको देखा कौन सा कथन यहाँ पर आपका सही लगता है, ये आपको बताना है। देखो मेरे हिसाब से तो संकल्प वे प्रस्ताव है जो किसी मुद्दे पर विचार विमर्श करने हेतु सभा के सदस्यों के द्वारा तुरंत दिए जाते हैं। ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि संकल्प है वो संकल्प लेते हैं, तो संकल्प यार किसी मुद्दे पर विचार विमर्श करने के बाद जस्ट तो नहीं ले सकते अपने। संकल्प को मौखिक रूप से आगे रखा जा सकता है, ठीक है, जबकि एक प्रस्ताव को दर्ज किया जाता है और अभिलेखित है वो किया जाता है। संकल्प लिया है, अपने संकल्प को भी यार आप कोई भी यहाँ पर प्रतिज्ञा लेते हैं तो उसको मौखिक रूप पे थोड़ी लेंगे, उसको रिटर्न भी अपने को लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या बनता है कि सभी संकल्प है वो प्रस्तावों से निकलते हैं। अगर आपने कोई भी प्रस्ताव रखा है, आपने मान लो कोई भी एक प्रस्ताव रखा, आपने बोला मैं ऐसा ऐसा करके इसके अंदर रखूँगा और मैं ऐसा क्या करता हूँ, एक संकल्प लेता हूँ, और सभी प्रस्ताव है वो संकल्प नहीं हो सकते और सारे के सारे प्रस्ताव है वो संकल्प तो नहीं हो सकते, ऐसा भी सही है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि स्टेटमेंट आपकी फर्स्ट बनती है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है जो ये हो जाएगा। आगे 10 नंबर प्रश्न पर देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या दे रखा है। 10 नंबर प्रश्न में दे रखा है कि निम्नलिखित अनुच्छेदों में राष्ट्रपति के विशेष संबोधन हेतु जो संबंधित आर्टिकल है वो कौन सा है? आर्टिकल 84 है, 86 है, 75 है, फिर 87 है, ये अपने को बताना है। देखो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, स्पेशल एड्रेस बाय द प्रेसिडेंट, तो कौन से आर्टिकल के अंदर है? तो ये आपको है जो आर्टिकल नंबर 87 के अंदर दे रखे हैं, आर्टिकल नंबर 87 में दे रखे हैं, ये अपना इसका सही आंसर है जो हो जाएगा। 84 में क्या है? 84 में है क्वालिफिकेशन। 84 के अंदर है जो क्या है, क्वालिफिकेशन है, किसके लिए? जो मेंबरशिप लेने वाले हैं, किसके लिए? पार्लियामेंट की जो मेंबरशिप लेने वाले हैं, जो सदस्य हैं, उनकी क्वालिफिकेशन है जो आर्टिकल नंबर 24 के अंदर दी हुई है, ठीक है। यहाँ पर आर्टिकल देखो 86 के अंदर क्या है, 86 के अंदर है जो क्या दिया गया है कि राइट ऑफ द प्रेसिडेंट टू एड्रेस एंड टू सेंड मैसेज टू हाउसेज, यानी कि राष्ट्रपति को ये अधिकार है कि वो जो हाउसेज हैं उनको मैसेज कर सकता है और उनको क्या कर सकता है, एड्रेस उनको करता है। तो ये कौन से आर्टिकल के अंदर है? तो आर्टिकल 86 यानी कि 86 नंबर आर्टिकल में ये बात कही गई है। लेकिन राष्ट्रपति के संबोधन से संबंधित जो आर्टिकल है वो आर्टिकल नंबर आपका 87 सही उत्तर इसका हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न देखो यहाँ पे कहता है कि राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है कि मनी बिल को राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश पर संसद में पेश किया जा सकता है। राष्ट्रपति की सिफारिश के अलावा अनुदान की मांग नहीं की जा सकती। कौन सा कथन यहाँ पे सही है? देखो 11 नंबर प्रश्न के अंदर है जो आपको मनी बिल से दे रखा है और अनुदान की मांग से संबंधित आपको यहाँ पे दे रखा है। तो यहाँ पे राष्ट्रपति है जो राष्ट्रपति की सिफारिश पर यह जो संसद के अंदर मनी बिल को पेश किया जाता है, ये बात भी यहाँ पे है जो सही है। और राष्ट्रपति की सिफारिश के अलावा अनुदान की मांग है जो कोई नहीं कर सकता, ये भी बात सही है। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही बन जाएंगे। तो अपना सी ऑप्शन इसका
सही उत्तर है जो ये हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न देखो यहाँ पे क्या दे रखा है कि राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर एनपीआर के संदर्भ में कथन कौन सा है कि प्रत्येक भारतीय नागरिक के लिए एनपीआर में सभी को पंजीकृत कराना अनिवार्य है। जो एनपीआर है उसके अंदर प्रत्येक भारतीय नागरिक को अपना रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है या फिर नहीं है। दूसरा, भारत के जो राष्ट्रीय जनरल सांख्यिकी और जो कार्यक्रम करवाने मंत्रालय के तहत है जो कार्य ये होते हैं, तो कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है ये अपने को बताना है। तो 12 नंबर प्रश्न में क्या हो जाएगा कि इसके अंदर कंपलसरी है या फिर नहीं है। देखो यहाँ पर एनपीआर के अंदर प्रत्येक भारतीय नागरिक को कंपलसरी नहीं है, वो इसके अंदर नहीं करवा भी सकता नहीं भी करवा सकता। और जो राष्ट्रीय जो रजिस्ट्रेशन जनरल सांख्यिकी है जो वो कार्यक्रम है जो किस मंत्रालय के तहत कार्य करते हैं, तो कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे है जो दोनों स्टेटमेंट अपने हैं जो क्या हो जाएंगे, गलत है जो हो जाएंगे। दोनों स्टेटमेंट अपने यहाँ पे गलत हो जाएंगे। तो अपना कौन सा ऑप्शन यहाँ पे बनेगा, इसका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी अपना यहाँ पे इसका जो सही आंसर है जो हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपना। अगला प्रश्न देखो यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 13 नंबर क्वेश्चन है वो दे रखा है कि भारत का जो राष्ट्रीय गान है किस तिथि को अपनाया गया था। अब राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया था भाई, 24 जनवरी 1950 को, तो ये तो सबको पता है। तो आपका सी ऑप्शन इसका सही उत्तर है जो हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 14 नंबर प्रश्न देखो। 14 नंबर प्रश्न है वो क्या कहता है, संविधान की प्रस्तावना के संबंध में 2 स्टेटमेंट दे रखी है, अपने को कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे सही दे रखी है उनकी पहचान अपने को करनी है। तो देखो भी क्या दे रखा है यहाँ पे कि इसमें दे रखा है कि प्रस्तावना में है जो 44वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा इसको ऐड किया गया था या फिर संशोधन किया गया था, और डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा प्रस्तावनाओं को संविधान का पहचान पत्र कहा गया। ये तो बात तो गलत है। और ये 44वां संविधान संशोधन भी नहीं था भाई, ये कौन सा था यहाँ पे, मेरे हिसाब से आपका 42वां था। 44वां नहीं था, ये 42वां था। और इसको आइडेंटिटी कार्ड ऑफ क्या कहा गया है, इसको क्या कहा गया है, संविधान का पहचान पत्र है या फिर नहीं है, इसको क्या कहा गया है। यहाँ पे है जो क्या कहा गया अभी, इसको कहा गया था एक नाम यहाँ पर है जो लिया गया था, आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस, आइडेंटिटी कार्ड द कॉन्स्टिट्यूशंस कहा गया था। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही नहीं है, दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी, दोनों में से कोई नहीं, ये ऑप्शन यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न देखते हैं। 15 नंबर प्रश्न देखो यहाँ पे क्या कहता है। 15 नंबर प्रश्न में दे रखा है कि संसदीय प्रणाली को जिम्मेदार सरकार कहा जाता है क्योंकि विभिन्न सरकारी योजनाओं तथा गरीबों और कमज़ोर वर्ग की ज़रूरतों का ये इसके अंदर है जो ध्यान रखा जाता है। बी ऑप्शन कहता है कि आरक्षण की नीतियों द्वारा कमज़ोर जातियों और अल्पसंख्यकों की ज़रूरतों का ध्यान इसमें रखा जाता है। ऑप्शन नंबर सी दे रखा है कि कैबिनेट संसद के प्रति जवाबदेह होती है। ऑप्शन नंबर डी दे रखा है उपरोक्त सभी। कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे अपना सही है, तो इसके अंदर क्या बनेगा कि कैबिनेट है वो संसद के प्रति जवाबदेह होती है। संसदीय प्रणाली को जिम्मेदार सरकार कहा जाता है क्योंकि जो कैबिनेट है वो संसद के प्रति क्या होती है, जवाबदेह होती है, और जब तक वो पद पर रहती है तब तक उसे सदन क्या है जो क्या करना होता है, विश्वास है वो हासिल करना होता है। तो अपना यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 16 नंबर प्रश्न देखो। 16 नंबर प्रश्न दे रखा है कि निम्न में से कौन सा मामला अनुच्छेद 21 पर न्यायिक समीक्षा के महत्वपूर्ण की ओर महत्वपूर्ण है जो है। तो ये कौन सा हो जाएगा, आपका मेनका गांधी मामला हो जाएगा 1978 वाला। ये बी ऑप्शन इसका सही आंसर है जो हो जाएगा। कुछ क्वेश्चनों के आंसर्स इतने आसान है, सिर्फ आपको क्वेश्चंस को पढ़ना है और अच्छे से उसको बस टिक कर देना है कि बस आंसर यही बनेगा, उसके अंदर ज़्यादा कोई दिक्कत अपने को नहीं होने वाली। अब देखो इसके अंदर क्या दे रखा है, इसमें दे रखा कुछ संविधान संशोधन हुए थे और उसके अंदर क्या कुछ ऐड किया गया था, ये अपने को पता होना चाहिए। देखो भाई, मैंने आपको पहले एक GST एक वर्ड यूज़ किया था मैंने आप लोगों के लिए। जो GST है वो कौन से संविधान संशोधन था, 101वां था। ये बात मेरे को अच्छे तरीके से पता है। तो देखो तीसरे 101 जो संविधान संशोधन था वो GST से है, तो तीसरे का यहाँ पे बी देखो किस में है, इसमें तो डी है, इसमें भी डी है, इसके अंदर बी है, लेकिन इसमें भी बी है। तो देखते हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही बनेगा। इसके अलावा यहाँ पे दे रखा है कि जो 100वां जो संविधान संशोधन था
वो बांग्लादेश के कुछ क्षेत्रों का आदान प्रदान था। ये बात यहाँ पे सही है। देखो यहाँ पे भी सही है, यहाँ पे भी सही है। देखते हैं अब ए का या फिर सी का, इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे अपना सही बनेगा। देर का है कि 102वां जो संविधान संशोधन था वो क्या था। 102वां जो संविधान संशोधन था वो राष्ट्रीय पिछड़े वर्ग से संबंधित था। तो यहाँ पे देखो 102 का यानी कि फास्ट का रोमन संख्या का जो फास्ट है इसका ए से संबंध बनेगा। तो यहाँ पे देखो इसके अंदर दे रखा है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही आंसर है जो इसका, सी ऑप्शन यहाँ पे आपका इसका सही आंसर है जो हो जाएगा। सॉरी 18 नंबर प्रश्न देखो। 18 नंबर प्रश्न में दे रखा है कि निम्न में से कौन सा विषय संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित नहीं है। यूपीएससी क्या करता है, भर्ती निकालता है, किसी को पद से हटा भी सकता है, सही है। पदोन्नति की किसी व्यक्ति का प्रमोशन भी यूपीएससी के अंदर होता है, ठीक है, ये भी यूपीएससी का काम होता है। लेकिन सेवा का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ये नहीं होता। तो ये डी ऑप्शन अपना इसके अंदर है जो क्या हो जाएगा, ये अलग है जो हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका है जो अलग हो जाएगा। और यूपीएससी के अंदर या फिर बोलें तो यूपीएससी से संबंधित जो आर्टिकल है वो कौन कौन से हैं, इसके आर्टिकल है जो कौन से हैं 315 से लेके 323 तक आर्टिकल आते हैं। और ये कौन से पार्ट के अंदर है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये पार्ट है जो 14 के अंतर्गत है जो क्या है आता है। कौन से पार्ट में आता है, पार्ट 14 के अंदर है जो आता है। 19 नंबर प्रश्न देखो, यहाँ पे क्या कहता है कि राज्य के महाधिवक्ता का जो पद होता है वो कितने कार्यकाल तक है जो होता है। तो ये तो जो महाधिवक्ता होते हैं इनके कार्यकाल है जो इनका पद होता है वो कितने कार्यकाल तक है जो होता है। सबसे पहले देखो यहाँ पे 5 वर्ष 6 वर्ष राज्यपाल की इच्छा तक या फिर निश्चित नहीं है। यहाँ पे सबसे पहले अपने जो महाधिवक्ता हैं इसका एक आर्टिकल है, वो आर्टिकल कौन सा है, वो आर्टिकल है आपका 165 के अंदर है जो ये महाधिवक्ता से संबंधित है। और इसके अंदर क्या दे रखा है कि जो महाधिवक्ता होते हैं उसके पास राज्य सरकार के हितों की रक्षा करने की जो जिम्मेवारी है जो होती है। और राज्यपाल है वो क्या करता है कि राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है कि जो महाधिवक्ता है अपने इसकी जो नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाती है, वो जिस राज्य के अंदर महाधिवक्ता की नियुक्ति करनी है उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाती है, ठीक है जी। अब देखो जो महाधिवक्ता होता है इसके लिए कुछ कंडीशंस होती है, कुछ टर्म्स होती हैं कि जो महाधिवक्ता जिस व्यक्ति को नियुक्त किया जा रहा है ना वो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य होना चाहिए। कि जो महाधिवक्ता जो नियुक्त किया जा रहा है इसके अंदर ऐसी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए या फिर इसको इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए कि इसको हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में अगर नियुक्त किया जा सके तो ये वहाँ पे भी क्या हो जाए, अच्छे तरीके से काम करेगा। ऐसी क्वालिफिकेशन इसके अंदर है जो होनी चाहिए। या फिर इसको कम से कम है जो 10 साल तक है जो क्या होना चाहिए, 10 साल तक का है जो वकील का एक्सपीरियंस है जो होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के अंदर, ठीक है। उच्च न्यायालय के वकील के अंदर है जो इसका क्या होना चाहिए, इसको हाई कोर्ट के वकील के रूप में इसको कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस है जो इसको होना चाहिए। और इसके लिए क्या है, कोई भी निश्चित कार्यकाल है जो नियुक्त नहीं है। तो निश्चित कार्यकाल नियुक्त नहीं है तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और ये सारी की सारी बातें आपको यहाँ पे याद रखनी है जो महाधिवक्ता से है जो संबंधित है। 20 नंबर प्रश्न देखते हैं। 20 नंबर प्रश्न देखो यहाँ पे क्या कहता है। 20 नंबर प्रश्न दे रखा है कि भारत का चुनाव आयोग निम्न में से किसके लिए चुनाव नहीं करवाता। अब देखो राष्ट्रपति का चुनाव आयोग के द्वारा होता है, उपराष्ट्रपति का भी होता है। ये आपने बात पढ़ी थी अभी पीछे, ये बात अपने अभी पीछे पढ़ी थी कि चुनाव आयोग है जो क्या काम करता है, ये आपका जो राष्ट्रपति है इनका चुनाव करवाता है, आपके जो उपराष्ट्रपति हैं इनका चुनाव करवाता है, प्लस जो मतदाता सूची है उसको भी कौन जारी करता है, ये आपका है जो करवाता है चुनाव आयोग। लेकिन जो पंचायत के जो चुनाव होते हैं, पंचायत स्तर पर है जो चुनाव करवाने की जो जिम्मेवारी होती है वो किसकी होती है, ये राज्य चुनाव आयोग होता है। एक अलग राज्य चुनाव होता है, अलग अलग राज्य का होता है। और ये जो चुनाव आयोग होते हैं ये क्या करते हैं, पंचायत स्तर पर पंचायत चुनाव करवाने की इनकी जिम्मेवारी होती है। तो ये पंचायती चुनाव है जो चुनाव आयोग के, यानी कि जो भारत का चुनाव आयोग है ये तो भारत का हो गया, और एक अलग राज्य का होता है तो अलग राज्य वाला ये चुनाव है जो करवाता है। 21 नंबर प्रश्न देखो यहाँ पे। 21 नंबर प्रश्न में दे रखा है
21 नंबर प्रश्न देखो यहाँ पे क्या दे रखा है। 21 नंबर प्रश्न के अंदर है जो दे रखा है कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कि के संदर्भ में सही कथन आपको सिलेक्ट करना है। संविधान का अनुच्छेद 148 के से संबंधित है। ठीक है, सही बात है, 148 है जो के से संबंधित है जो है। केग है जो 6 साल की अवधि या फिर 65 वर्ष की आयु से जो भी पहलियों तक है जो धारण पद पर रहता है। ठीक है, केग की नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाती है? केग की जो नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा इसकी नियुक्ति है वो की जाती है। और वह 6 वर्ष की अवधि या फिर 65 वर्ष की आयु जो भी पहले अपने पद पर है जो क्या है रहता है। तो ये कथन भी क्या है यहाँ पर सही इसके अंदर है जो है। और केग अपना पद छोड़ने के बाद किसी भी पद को संभालने का पात्र नहीं होता, ये भी बात यहाँ पे सही है। तो सारे के सारे स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे इसका सही आंसर है जो हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न देखो यहाँ पे क्या कहता है कि जिलों के अंदर जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? जिलों के अंदर जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति है वो कौन करता है? तो जिलों के अंदर यानी राज्य के अंदर जो ज़िले हैं, ज़िले के अंदर न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होती है या फिर उनका जो ट्रांसफ़र होता है या फिर उनका जो प्रमोशन होता है वो किसके द्वारा किया जाता है? वो संबंधित जिस राज्य से करना है उसका राज्यपाल करता है। बात करते हैं जैसे राजस्थान है, राजस्थान के अंदर बात करते हैं अपने हनुमानगढ़ या फिर श्री गंगानगर के अंदर कोई भी जो जिला न्यायाधीश है उसको क्या करना है? उसका प्रमोशन करना है, उसका ट्रांसफ़र करना है, उसकी अपॉइंटमेंट करनी। तो ये कौन करेगा? ये राजस्थान के जो गवर्नर है कलराज मिश्र, ये उनके द्वारा है जो क्या है किया जाएगा। ठीक है, तो आपका डी ऑप्शन इसका सही आंसर है जो हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे कुछ राज्य दे रखे हैं और उनका आपको स्थापना वर्ष बताना है, यानी कि राज्य का गठन वर्ष दे रखा है, ये अपने को बताना है। सबसे पहले बात करते हैं केरल के बारे में। एक स्टेट आपका हरियाणा दे रखा है, तीसरा स्टेट आपका नागालैंड दे रखा है, चौथा स्टेट आपका यहाँ पे महाराष्ट्र दे रखा है। अब आपको बताना ये है कि इनकी जो स्थापना है वो कौन कौन से वर्ष के अंदर है जो की गई थी। तो देखते हैं भी कौन कौन से वर्ष के अंदर है जो इनकी स्थापना की गई थी। केरला की जो स्थापना थी वो कब की गई थी? केरला की जो स्थापना थी वो कब की गई थी? 1956 में की गई थी, 1956 में की गई थी। हरियाणा राज्य की स्थापना है ये 1966 के अंदर है जो की गई थी। ठीक है, अपना जो नागालैंड है इसकी स्थापना 1963 के अंदर की गई थी। और जो महाराष्ट्र राज्य है, महाराष्ट्र की स्थापना 1960 में की गई थी। अब ये सारे के सारे आंसर्स आपके पास है, सिर्फ आपको मिलान करना है। देखो केरल का 1956 है, केरल का है जो क्या है 1956 है। ठीक है, हरियाणा का 1966 है, हरियाणा का 1966 है। तो यहाँ पे एक का बी कहाँ पे है? एक का बी तो देखो यहाँ पे है, 2 का ए इस यहाँ पे है, तो यानी कि दोनों सही है। तो तीसरे का डी और 4 का सी बनेगा। तो आपका सी स्टेटमेंट यहाँ पे एकदम से सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न देखो यहाँ पे क्या कहता है कि लोक लेखा समिति यानी कि पीएससी और प्राकलन समिति के संदर्भ में आपको कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं, कौन सा स्टेटमेंट सही है ये अपने को बताना है। देखो 24 नंबर प्रश्न में क्या दे रखा है? दे रखा है कि एक तो पीएससी है, एक तो आपका क्या है पीएसी है, और एक प्राकलन समिति जिसको एस्टिमेट कमेटी भी बोला जाता है। मंत्री किसी समिति का सदस्य या फिर अध्यक्ष नहीं हो सकता। पीएससी के अंदर क्या होते हैं 30 सदस्य होते हैं, और प्राकलन यानी कि एस्टिमेट कमेटी के अंदर 22 सदस्य होते हैं। पीएससी अध्यक्ष विपक्ष से होता है, और जबकि प्राकलन या फिर जो एस्टिमेट कमेटी होती है इसका अध्यक्ष हमेशा सत्ता या फिर व्यवस्था से होता है। कौन सा स्टेटमेंट सही है? देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता क्या है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही बनेगा? मंत्री या फिर समिति का सदस्य अध्यक्ष है वो इसका अध्यक्ष नहीं हो सकता, ये बात सही है यहाँ पे। ठीक है, ये बात इसके अंदर सही है, इनकी पहला स्टेटमेंट सही है। पीएससी के अंदर है जो कितने सदस्य होते हैं? पीएससी के अंदर है जो यहाँ पे 22 सदस्य होते हैं। एस्टीमेट समिति के अंदर या फिर एस्टीमेट जो कमेटी होती है इसके अंदर है जो कितने सदस्य होते हैं? एस्टीमेट कमेटी के अंदर है जो 30 सदस्य होते हैं। पीएससी अध्यक्ष है जो विपक्षी होता है, यानी कि विपक्ष की जो पार्टी से होता है, जबकि जो एस्टीमेट कमेटी होती है इसका अध्यक्ष हमेशा रूरल पार्टी यानी कि जो पार्टी सत्ता के अंदर है उस पार्टी से होता है। तो ये कथन भी यहाँ पे क्या है सही है। सेकंड वाला भी स्टेटमेंट यहाँ पे थर्ड वाला है, तो ये थर्ड वाला स्टेटमेंट भी यहाँ पे सही है।
तो यहाँ पे 1 और 3 कहाँ पे है, ये रहा आपका ऑप्शन नंबर सी, ये इसका सही आंसर है जो हो जाएगा। लास्ट पर्सन देखते हैं आज के स्टेटमेंट का। ये स्टेटमेंट है जो आज के सेशन का लास्ट पर्सन है। अभिकथन दे रखा है ए कि संविधान के मूल ढांचे को संविधान संशोधन द्वारा रद्द किया जा सकता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता को संविधान में बुनियादी संरचना के रूप में केशवानंद भारती केस द्वारा जोड़ा गया था। अब कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है और कौन सा इसका रीज़न बनता है, ये अपने को देखना है। यहाँ पे ये अपने को देखना है तो कौन सा हो जाएगा कि संविधान के मूल ढांचे को एक संविधान संशोधन के द्वारा रद्द किया जा सकता है। संविधान का जो मूल ढांचा है उसको चेंज नहीं किया जा सकता, मतलब चेंज तो हो सकता है लेकिन इसको रद्द नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे क्या है, असत्य है। और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बुनियादी संविधान के अंदर जो बुनियादी संरचना के रूप में केशवानंद भारती विवाद से जोड़ा गया था, ये बात यहाँ पे क्या है, सत्य है। तो देखो असत्य सत्य मेरे हिसाब से कहाँ पे दे रखा है, ये रहा आपकी ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे इसका सही आंसर है जो ये हो जाएगा। तो साथियों आज अपने हैं जो इस पार्ट 3 के अंदर है जो अपने 1 से 25 तक के क्वेश्चन है वो कर लिए हैं। पार्ट पहला और दूसरा ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके लिंक आपको अलग से है जो प्लेलिस्ट के अंदर मैंने इसको ऐड कर रखा है, वहाँ से जाकर आप इस पार्ट को देख सकते हैं। और जिस भी साथी ने अभी तक प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। और जो भी आपको डाउट है या फिर कोई भी आप सजेशन यहाँ पर देना चाहते हैं तो वो आप है जो कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमारे साथ है वो शेयर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को वीडियो पसंद आया होगा और सभी साथियों को मेरा वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।